तो कहानी शुरू होती है एपिसोड कलर वॉयलेट से, जिसका टाइटल है 24 इयर्स बिफोर द हाइस्ट। यहाँ पर हम रे और रॉजर नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो कि साथ में चोरी करते हैं। यहाँ पर रे का काम चोरी करना होता है और रॉजर का काम लोगों को भटका करके रखना होता है। रॉजर यहाँ पर एक पार्टी में जाता है और एक अमीर आदमी से बात कर लेता है। फिर वो दो लड़कियों को लेकर के उसके घर पे जाता है और पूरे टाइम उसे लिविंग रूम में रोक करके रखता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर रे को देखते हैं जो कि उसी आदमी के घर पे खिड़की से चढ़ के जाता है। वो उसके लॉकर को खोलता है कि तब तक वहाँ पर रॉजर आ जाता है और ये दोनों मिलकर के वहाँ से सारे सामान निकाल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ऊपर घर का ओनर आने लगता है। अब यहाँ पर रॉजर बाहर जाके उस आदमी को रोक रहा होता है और रे यहाँ पर लॉकर के अंदर बैठ जाता है। जब वो आदमी अंदर आता है तो उसे रे नहीं दिखता है। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद रॉजर रे को बाहर निकालता है। अब ये लोग यहाँ से सारी सामान चोरी करके बाहर निकल जाते हैं और रे यहाँ से सारा चोरी का सामान एवा नाम की एक दूसरी लॉयर के पास में लेकर के जाता है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट होती है। वो यहाँ पर चोरी के सारे सामान को बेच देती है और सबको सबका कट मिल जाता है। उसे पता होता है कि अगर आज वो यहाँ पर फंस जाता और रॉजर उसे लॉकर से बाहर निकाल नहीं पाता तो रे यहाँ पर पकड़ा जाता। रे की एक फैमिली है, उसकी एक वाइफ है, उसकी एक बेटी है, इसलिए वो ऐसा डिसाइड करता है कि अब वो इस चोरी वाले काम को छोड़ देगा और ये बात वो रॉजर को भी बता देता है। उसके पास जो भी पैसे बचे होते हैं वो उनसे एक मोटर की शॉप को ओपन कर लेता है क्योंकि वो कार को ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, पर उसकी ये शॉप बहुत अच्छी नहीं चलती है और ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाते हैं। रॉजर यहाँ पर एक बार फिर से उसके पास में एक हाइस्ट को ऑफर लेकर के आता है लेकिन रे उसके लिए मना कर देता है। और अब हम रे की वाइफ लिली को देखते हैं जो कि एक क्लब में काम करती है। वो यहाँ पर क्लब में अपनी बेटी के साथ में जाती है जहाँ पर ये वो वक्त चल रहा था जब व्हाइट और ब्लैक के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था और यहीं पर क्योंकि लिली ब्लैक होती है और उसकी बेटी भी ब्लैक होती है तो उनके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं होता है और ये सारी चीजें रे भी देख लेता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को पिक करने के लिए आता है वहाँ पे। और इसी सब के बाद लिली को जॉब से निकाल दिया जाता है और रीजन बस इतना सा होता है कि उसकी बेटी इधर उधर घूम रही होती है। अब ये लोग यहाँ पर साथ में अपनी शॉप पे काम करने लगते हैं और फाइनली रे को समझ में आ जाता है कि अगर उसे शॉप से रिलेटेड बैंक का लोन चुकाना है तो उसे चोरी करनी पड़ेगी और वो रॉजर के प्लान में इन हो जाता है। उसने क्लब में एक मैगजीन को देखा था जिसमें ऐसा बताया गया था कि क्लब में एक फंक्शन होने वाला है। ये एक चैरिटी फंक्शन है जहाँ पर बहुत सारी डायमंड की ज्वेलरी को शो किया जाएगा। अब फंक्शन के दिन दोनों यहाँ पर चोरी करने के लिए चले जाते हैं और रे यहाँ पर लॉकर के अंदर जो असली ज्वेलरी रखी थी उसमें जो डायमंड्स थे उनकी जगह वो नकली डायमंड लगा रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि यहाँ पर रे को देख लेता है। अब यहाँ पर रे को बचाने के लिए रॉजर आता है और वो उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। वो गार्ड तो वहीं पर बेहोश हो जाता है लेकिन अब यहाँ पर गलती से रॉजर से आग लग जाती है और ये आग हर तरफ को फैलने लगती है। रे यहाँ पर जल्दी जल्दी ज्वेलरी को रख लेता है और वहाँ से दोनों ही भागने लगते हैं। जब तक वो लोग वहाँ से भागते तब तक वहाँ पर आग बुरी तरह से बढ़ चुकी होती है और जब रे यहाँ पर बाहर आता है तो ये देखता है कि उसकी वाइफ की कार वहीं पर ही पार्क्ड है। असल में यहाँ पर फंक्शन की वजह से काम ज्यादा होता है तो लिली का बॉस उसे वापस जॉब पर रख लेता है और इसीलिए लिली फंक्शन वाले दिन वापस आ जाती है। अब रे यहाँ पर लिली को बचाने के लिए जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि लिली दरवाजे के अंदर है और वो वहाँ पर बेहोश हो गई है। रे उस तक पहुँच नहीं सकता लेकिन दूसरी तरफ से रे यहाँ पर रॉजर को देखता है जो कि लिली के ज्यादा पास होता है और शायद अगर वो कोशिश करे तो वो लिली को बचा सकता है। पर रॉजर यहाँ पर भागना डिसाइड करता है और वो यहाँ पर निकल जाता है। अब रे यहाँ पर लिली को बचाने की कोशिश करता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है पर लिली की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और लिली की डेथ हो जाती है। और यहीं पर हॉस्पिटल में रे को पकड़ने के लिए ऑफिसर भी आ जाते हैं क्योंकि वहाँ के काफी सारे गार्ड्स ने रे को देख लिया होता है और यहाँ पर रे अरेस्ट हो जाता है और उसे काफी सालों की सजा हो जाती है और उसकी बेटी हैना की सारी जिम्मेदारी एवा पर ही आ जाती है क्योंकि एवा और रे काफी अच्छे दोस्त होते हैं। और अब यहीं से शुरू होता है एपिसोड कलर ग्रीन का। हाइस्ट से 7 साल पहले रे अब जेल में है। वो 14 साल काट चुका है और अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला गया। यहीं पर उसका नया नया सेलमेट आया होता है जिसका नाम होता है स्टैन। स्टैन यहाँ पर लगभग 1.5 साल से जेल में है और वो रे का ही सेलमेट है और रे यहाँ पर स्टैन को जेल के बुरे लोगों से बचाता रहता है। स्टैन को कुकिंग का काफी ज्यादा शौक है और वो एक काफी अच्छा शेफ होता है। स्टैन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जूडी। जूडी यहाँ पर स्टैन के लिए चुपके से ऐसे लॉलीपॉप लेकर के आती है जिन्हें कि वो जेल में अलग अलग लोगों को बेचता है। मे बी इन लॉलीपॉप्स में किसी टाइप का नशा होगा। साथ में यहाँ पर जेल में अलग अलग लोगों को सिम कार्ड भी चाहिए होते हैं तो जूडी यहाँ पर उसे सिम कार्ड देती है अपने नकली नेल्स में लगा करके और स्टैन यहाँ पर हर किसी को सिम कार्ड बेचता है। यहाँ पर जेल में एक गैंग भी होती है जिसका नाम
होता है पेकरवुड। पेकरवुड यहाँ पर अक्सर स्टैन को परेशान करता है, लेकिन जूडी उसे हमेशा बचा लेता है। पर यहाँ पर एक दिन रात में रे को दौरा पड़ जाता है, और अब जब वो हॉस्पिटल जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और रे को समझ में आ गया था कि जेल से उसे लीगली तो बाहर निकाला नहीं जाएगा, तो अब वो एक स्केप को प्लान करता है, जिसके लिए उसे स्टैन की जरूरत होती है। लेकिन स्टैन ये बोलता है कि उसके पास 6 मंथ ही बचे हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो, और इसलिए वो उसके साथ आने से मना कर देता है। अब स्टैन की गर्लफ्रेंड जब जूडी उससे मिलने के लिए आती है तो वो एक लड़के बॉब के साथ में आई होती है। असल में यहाँ पर अभी तक वो लोग जिस किसी से भी सिम कार्ड खरीद रहे थे वो फाइनली पकड़ा गया, और अब उनके सिम कार्ड लाने में उनकी हेल्प बॉब करेगा। स्टैन को देख करके समझ में आ रहा था कि बॉब और जूडी का रिलेशनशिप चल सकता है, इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि अगर वो अगले 6 मंथ यहाँ पर और रहा तो हो सकता है कि जूडी उससे अलग हो जाए। इसलिए वो यहाँ पर रे के प्लान में शामिल हो जाता है। उन लोग का प्लान होता है कि वो लोग टनल के रास्ते भागेंगे, पर अब यहाँ पर स्टैन एक न्यू प्लान बनाता है। उसका प्लान ये होता है कि क्योंकि वो शेफ है और वो किचन में काम करता है, तो वो मैजिक मशरूम हर किसी को खिला देगा, जिसकी वजह से कुछ वक्त तक सभी लोग का होश खो जाएगा, और इसी टाइम का फायदा उठा करके वो लोग निकल सकते हैं। वो करता भी ऐसा ही है, वो सभी कैदियों के खाने में मतलब ओटमील में मैजिक मशरूम मिला देता है। सब लोग खा करके उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, और दूसरी तरफ रे यहाँ पर अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल की तरफ को निकल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको चेक कर रहे होते हैं। और अब स्टैन यहाँ पर अपने भी हाथ को काट लेता है, तो उसे भी हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। जब रे और स्टैन दोनों सेम ही रूम में होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर गार्ड्स को पता चलता है कि जेल में कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और हर कैदी ने अपना होश खो दिया है। तो यहाँ पर जितनी भी हॉस्पिटल की टीम होती है मोस्टली सारे लोग जेल में चले जाते हैं, और स्टैन और रे के पास में जेल से भागने का चांस आ जाता है। अब रे ने यहाँ पर चुपके से गार्ड की कीज की कॉपी बना ली थी, और वो यहाँ पर उसी कॉपी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। तभी यहाँ पर स्टैन देखता है कि दूसरी तरफ से कोई कॉप आ रहा है चेकिंग के लिए, तो स्टैन यहाँ पर कॉप के सामने आ जाता है और रे को भागने का मौका मिल जाता है। वो दरवाजा ओपन करके वहाँ से निकल जाता है और डॉक्टर की डिग्गी के अंदर बैठ जाता है। इस तरह से वो जेल से बाहर निकल जाता है फाइनली, और फिर डॉक्टर के घर से उसी की कार को लेकर के भाग जाता है। यहाँ से भाग करके वो जाता है एवा के पास में। एवा उसे हैना के बारे में बताती है, और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं FBI एजेंट अब्बासी को। अब्बासी को एक केस मिला है क्योंकि जेल से एक कैदी फरार हो गया है। इस बारे में वो बात करने के लिए एवा से जाती है, क्योंकि एवा ही लॉयर होती है रे की। अब एवा यहाँ पर ये बोलती है कि उसके क्लाइंट को डराया धमकाया जा रहा था, और वहाँ पर जेल के अंदर वुडपेकर गैंग के साथ में उसके क्लाइंट के अच्छे रिलेशन नहीं थे, और इसलिए ऐसा हो सकता है कि डर के मारे उसने एस्केप कर दिया। और इसी के बाद हम ये देखते हैं कि उसी डॉक्टर की कार एक लाश के साथ में जली मिलती है। ये लाश किसी और की है, लेकिन एवा अपने कनेक्शन से फॉरेंसिक की रिपोर्ट को बदलवा देती है, और यहाँ पर ऐसा प्रूव हो जाता है कि वो लाश रे की है। एवा यहाँ पर रे को एक न्यू आइडेंटिटी दे देती है, और ये भी कहती है कि वो देश छोड़ करके चला जाए, लेकिन इससे पहले रे एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता है। वो यहाँ पर हैना को देखने के लिए जाता है, तो ये देखता है कि हैना बहुत बड़ी हो गई है, वो सक्सेसफुल है और एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है SLS। अब SLS कंपनी का ओनर होता है रॉजर, और ये देखने के बाद में रे को बहुत गुस्सा आती है। अब वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को सारी बातें बता देगा और अपनी बेटी को रॉजर से ले लेगा। मतलब इतना सब कुछ लेने के बाद में रॉजर के पास में उसकी बेटी भी आ गई है। यहाँ पर रे हैना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हैना उससे बात नहीं करना चाहती। तो अब वो हैना को एक लेटर भेजता है, और उस लेटर में उसने अभी तक की सारी बातें बता दी होती है कि रॉजर ने किस तरीके से रे को धोखा दिया था। और यहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड कलर येलो। 6 वीक बिफोर द हाइस्ट, मतलब अब तक 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल से यहाँ पर रे प्लानिंग कर रहा है, और अब फाइनली वो हाइस्ट के करीब आ चुका है। उसे यहाँ पर एक टीम चाहिए। रे को यहाँ पर एक टीम चाहिए, तो वो अपनी टीम को ढूंढने में लग जाता है, और सीन शिफ्ट होता है हैना की तरफ। हम हैना को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक रैंडम लड़की से बात करने के लिए जाती है। धीरे धीरे करके वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक बुक को गिफ्ट करती है। गिफ्ट के अंदर एक कैमरा होता है। कैमरा के थ्रू वो उसका पासवर्ड देख लेती है, और फिर वो उसकी कंपनी के अंदर जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, जहाँ पर वो लोग अपने वॉल्ट के अंदर अपना काफी सारा गोल्ड रखते हैं। और अब यहाँ पर हैना उसी कंपनी में जाती है, और सामने से जाकर के वॉल्ट के अंदर से थोड़े से गोल्ड को उठा लेती है। और अब रॉजर और हैना ये दोनों ही जाते हैं उसी कंपनी के ओनर के पास में। यहाँ पर वो उन्हीं के वॉल्ट के निकले हुए गोल्ड को दिखा करके उन्हें प्रूव करते हैं कि उनकी वॉल्ट कितनी ज्यादा अनसेफ है, और उन्हें अपनी वॉल्ट सिक्योरिटी का सारा काम SLS को देना चाहिए, क्योंकि SLS ऐसे वॉल्ट बनाता है जो कि काफी ज्यादा सेफ होते हैं। और साथ में वो लोग अलग अलग लोगों के पैसे भी अपनी वॉल्ट में रखते हैं, क्योंकि वो 100% सिक्योर होती है। अब यहाँ पर उन्हें ये डील मिल जाती है, और अब सीन शिफ्ट होता है रे की तरफ। तो यहाँ पर स्टैन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर अब स्टैन की शादी हो गई है। वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान है।
वो अपनी माँ और वाइफ के साथ में रहता है, उसका एक छोटा सा कैफे है और वो अपनी लाइफ में दुखी चल रहा है। रे यहाँ पर स्टैन को ये बताता है कि वो एक हाइस्ट को प्लान कर रहा है 700 करोड़ डॉलर की, जो कि बॉन्ड्स के फॉर्म में होंगे। स्टैन को पहले इतने बड़े गेम में फंसना नहीं होता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है क्योंकि वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका है। अब रे यहाँ पर स्टैन को ये बताता है कि दुनिया के 3 बहुत ही पावरफुल लोग, जिन्हें हम ट्रिपलेट कहेंगे, वो तीनों कई अरब की प्रॉपर्टी के ओनर हैं और तीनों अलग अलग कंट्रीज के बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन उनके पास कुछ इलीगल बॉन्ड्स भी हैं जो कि लगभग 700 करोड़ डॉलर के हैं। ये बॉन्ड्स वो लोग अभी तक गवर्नमेंट से छिपाते हुए आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं है, और यही बॉन्ड यूरोप से आने वाले हैं इस शहर में, SLS की बिल्डिंग में, SLS के वॉल्ट में। और यही उनका प्लान है कि वो लोग वॉल्ट के अंदर से 700 करोड़ डॉलर के बॉन्ड को निकाल लेंगे और फिर उन्हें कैश करा लेंगे, क्योंकि इस बॉन्ड के बारे में गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। अब यहाँ पर रे को अपनी टीम में एक ड्राइवर, एक फॉर्जर, एक सिक्योरिटी और एक केमिस्ट चाहिए होता है, और वो यही सारे लोगों के लिए अपनी टीम को इकट्ठा कर रहा होता है। अब स्टैन को जब केमिस्ट समझ में आता है तो स्टैन यहाँ पर जूडी से रे को मिलवाता है। अब स्टैन और जूडी अलग अलग हो चुके हैं और जूडी की शादी यहाँ पर हो चुकी है बॉब के साथ में। अब जूडी के साथ बॉब फ्री है। बॉब यहाँ पर वॉल्ट को खोलने में माहिर होता है, तो वो भी टीम में आ जाता है। और अब रे मिलता है एवा से। एवा भी यहाँ पर टीम के अंदर आ जाती है, जिसका काम होता है सारे लीगल मैटर से सभी को दूर रखना और सबके लिए दूसरी आईडी और पासपोर्ट रेडी करना। एवा यहाँ पर रे को अपने घर में एक बहुत बड़ा अनरजिस्टर्ड गन्स का कलेक्शन दिखाती है, जो कि काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा एवा यहाँ पर रे को एक ड्राइवर से मिलवाती है, जिसका नाम होता है आरजे। आरजे यहाँ पर अलग अलग कार्स को बनाने में माहिर होता है। और अब ये सभी लोग एक टीम में आ जाते हैं और यहाँ पर रॉबरी के लिए उन्हें जो भी चीजें चाहिए उसकी पूरी कॉस्ट आएगी लगभग 3 लाख डॉलर, और उनके पास में इतने पैसे होते नहीं है, तो यहाँ पर बड़ी हाइस्ट से पहले उन्हें एक छोटी सी हाइस्ट भी करनी पड़ेगी। पहले वो लोग कई सारे दूसरे तरीके सोच रहे होते हैं, लेकिन फाइनली वो लोग डायमंड हाइस्ट पर रुक जाते हैं। बॉब यहाँ पर ये बताता है कि इस शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर डायमंड की एक बहुत बड़ी शॉप है, पर वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। बाहर भी कई सारे गार्ड घूमते रहते हैं, लेकिन फिर वो लोग दिन दहाड़े हाइस्ट प्लान करते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग अलग अलग टाइप का रूप लेकर के रोड पर ही होते हैं, जहाँ पर वो लोग पहले डस्टबिन में स्मोक बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं, और ये कई सारे डस्टबिन में करते हैं तो पूरी रोड पे धुआं ही धुआं हो जाता है और कैमराज में कुछ भी कैप्चर नहीं होता। इसके बाद वो लोग मास्क लगा करके शॉप के सामने पहुंच जाते हैं। शॉप के आसपास जो भी गार्ड्स होते हैं वो उन्हें भी बेहोश कर देते हैं और शॉप के अंदर भी वैसे ही स्मोक बॉम्ब रख देते हैं। पूरी शॉप खाली होने के बाद वो लोग बाहर से ही ग्लास को तोड़ करके सारी ज्वेलरी चुरा लेते हैं। पर यहाँ पर बॉब को एक बटरफ्लाई कलर का ब्रेसलेट काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो उसके ऊपर बने हुए ग्लास को शूट करके उसे उठा लेता है। लेकिन ये सब करते करते वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और बॉब के हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग जैसे तैसे करके भाग जाते हैं। अब एवा यहाँ पर ये सारी ज्वेलरी को ले जा करके 3 लाख डॉलर में सेल कर देती है और फाइनली उनके पास पैसे आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर रॉजर को शक होता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई तो है जो उसकी कंपनी में कुछ झोल कर रहा है, और उसका सारा शक एंड्रू के ऊपर जाता है क्योंकि उसे एंड्रू के बैग में से एक पेन ड्राइव मिलती है जहाँ से इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जारी होती है। ये सब कुछ हैना ने किया होता है। असल में इन्फॉर्मेशन देने वाली हैना होती है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन अपने ही पिता रे को दे रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर एंड्रू को फंसा देती है। एंड्रू यहाँ पर सीनियर VP है और क्योंकि उसकी जगह खाली हो गई है तो उसकी पोस्ट पर हैना आ जाती है। हैना यहाँ पर सीनियर VP बनने के बाद में रे से मिलती है और वो फाइनली रे को समझाती है कि उसे ये हाइस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जिनका पैसा चुराने वाले हैं वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतने बड़े लॉस के बाद वो लोग चैन से किसी को भी रहने नहीं देंगे। लेकिन रे यहाँ पर उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझता है और वो उसकी बात को भी नहीं मानता। और यहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है, एपिसोड कलर ऑरेंज। 3 वीक बिफोर द हाइस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं FBI एजेंट अब्बासी को, जो कि काफी अच्छे से काम कर रही होती है, पर 2 साल पहले वो ड्रग्स के नशे में थी और जिसकी वजह से उसे सस्पेंशन भी मिल गया था। और यही रीजन था कि कुछ लोग अभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वो धीरे धीरे करके हर किसी का ट्रस्ट जीत रही होती है। यहाँ पर उसका एक बेटा भी होता है जिसे अपने बेटे की कस्टडी चाहिए होती है, लेकिन उसके ड्रग्स की वजह से अभी तक उसे नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली क्योंकि अब उसने ड्रग्स को छोड़ दिया है तो उसे 1 वीक मिल रहा होता है अपने बेटे के साथ में स्पेंड करने के लिए, और वो यहाँ पर अभी भी डायमंड वाली हाइस्ट केस में काम कर रही होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि डायमंड हाइस्ट में एक गन मिली है, जिस गन से जो बुलेट निकली है और वो जो गन है वो दोनों ही चीजें एवा की है। तो इसके लिए एवा को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर एवा ये बोल देती है कि 2 मंथ पहले उसकी गन चोरी हो गई थी और उसने इसकी रिपोर्ट भी करी है। तो अगर अब उसकी गन से क्राइम हुआ है तो इसमें उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अब्बासी जानती है कि एवा झूठ बोल रही है और एवा भी जानती है कि अब्बासी को एवा के ऊपर शक हो गया है, लेकिन क्योंकि एवा स्मार्ट
स्मार्ट है तो उसने 2 मंथ पहले सच में एक ऐसी चोरी की रिपोर्ट करके रखी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर वो सही प्रूव हो जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो जाती है SLS की बिल्डिंग में ऊपर का 59th फ्लोर रेंट पे लेने के लिए। असल में यहाँ पर जिस बिल्डिंग में SLS की कंपनी है उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स को रेंट पर लेकर के रखा हुआ है और यहीं पर 59th फ्लोर को वो भी खरीद लेती है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एवा के घर पे बॉब आता है। वो यहाँ पर ये बोलता है कि उसे अपना कट बढ़ाना है, लेकिन एवा यहाँ पर उसे बुरी तरह से झाड़ देती है। लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रही होती है तब अब्बासी यहाँ पर एवा के ऊपर नजर रख रही थी और वो भी यहाँ पर बॉब को देख लेती है और धीरे धीरे करके अब्बासी यहाँ पर सारे कनेक्शन पता लगा लेती है, लेकिन उसे इस केस से हटा दिया गया है। वो यहाँ पर साइड से इसके ऊपर काम कर रही है तो वो ये सारी बातें अपने सीनियर्स को नहीं बताती है। उसे पता चल जाता है कि बॉब की वाइफ है जूडी और जूडी और बॉब ये दोनों ही मिलने गए थे कुछ वक्त पहले जेल में स्टैन से, और स्टैन सेलमेट था रे का और रे की लॉयर है एवा। तो जरूर ये सब कुछ मिलकर के कुछ प्लान कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर क्योंकि बॉब के हाथ में चोट लग गई है तो वो एक हाथ से लॉकर को खोल नहीं सकता और लॉकर में 2 लॉक्स लगे हैं और दोनों लॉक को सेम टाइम पे खोलना होगा। तो यहाँ पर रे ये बोलता है कि बॉब को स्टैन को सिखाना होगा और फिर वही दोनों लॉक को ओपन करेंगे। यहाँ पर रे को एक डुप्लीकेट लॉक भी मिल जाता है जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि SLS की कंपनी के अंदर है। तो वो लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करने लगते हैं और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि अब्बासी को पता चल जाता है कि एवा यहाँ पर किसी से मिलने के लिए जा रही है तो अब्बासी उसका पीछा करती है, लेकिन यहाँ पर कोई अब्बासी के पॉकेट के अंदर ड्रग्स का पैकेट डाल देता है जिसकी वजह से यहाँ पर अब्बासी को फ्रेम कर दिया जाता है और ये सब कुछ एवा ने करवाया होता है। इस सब से तो अब्बासी बच जाती है, लेकिन अब उसके सीनियर उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब अब्बासी को गुस्सा आता है और वो जा करके गवर्नमेंट को ये बता देती है कि एवा के घर में रहने वाली टेटे जो कि उसकी नानी होती है उनके पास अभी भी यहाँ पर रहने का सिटीजनशिप कार्ड नहीं है। असल में एवा यहाँ की नहीं होती, वो बाहर की होती है और बहुत साल पहले वो यहाँ पर जब वॉर का टाइम चल रहा होता है ना तभी आई होती है और धीरे धीरे करके वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई होती है, उसके कनेक्शंस आ गए होते हैं और अब वो यहाँ की सिटीजन है। लेकिन अभी भी उसकी नानी यहाँ की सिटीजन बन नहीं पाई है, इसीलिए गवर्नमेंट उसकी नानी को पकड़ करके लेकर के जाती है और अब वो उनके देश में उन्हें दोबारा से भेज देंगे। और इस सब से एवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी नानी बहुत बूढ़ी है और दोबारा से अगर उन्हें उन्हीं की कंट्री में भेज दिया गया जहाँ पर वो किसी को भी जानती नहीं है तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। और अब अब्बासी यहाँ पर एवा के सामने डील रखती है। उससे ये बोलती है कि वो यहाँ पर ग्रुप के बारे में सारी बातें बता दे और वो लोग क्या करने वाले हैं ये भी, और इसके बदले में वो उसकी नानी को छोड़ देगी। एवा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो इसके लिए मान जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड कलर ब्लू, 5 days बिफोर द हाइस्ट। यहाँ पर अब टीम को एक बिल्कुल ऐसी वैन बनानी है जैसे कि SLS की वैन होती है। तो वो लोग यहाँ पर SLS की वैन और उसके सिस्टम को क्लोन करते हैं। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब तक यहाँ पर सारे बॉन्ड यूरोप से आ चुके होते हैं और रॉजर की वॉल्ट में सुरक्षित होते हैं। रॉजर की वॉल्ट में कई सारे टाइप के सिक्योरिटी सिस्टम बने होते हैं जहाँ पर सबसे पहले एक वॉक का सिस्टम होता है जो कि रॉजर के वेट, हाइट और उसके वॉकिंग स्टाइल को कैप्चर करता है। उसके बाद एक जगह पे उसका फेस स्कैन यूज होता है, फिर एक जगह पे की लगती है और उसके बाद वो लोग वॉल्ट तक पहुंच सकते हैं। और सबसे लास्ट में एक टेम्परेचर सिस्टम होता है और इसी के बाद वो लोग वॉल्ट तक पहुंच सकते हैं। बाकी सारे चीजों को तो क्रॉस किया जा सकता है लेकिन टेम्परेचर सिस्टम को कैसे भी बंद नहीं कर सकते। अब इसके लिए यहाँ पर रे ने बहुत लंबी प्लानिंग करी होती है। 7 साल पहले जब उसने हैना को ये सारी बातें बताई होती है उसी वक्त यहाँ पर हैना वॉल्ट के अंदर एक ऐसा सिस्टम डलवाती है जो कि रॉजर के कहने पर ही पड़ा होता है। ये सिस्टम यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड ही होता है और यहाँ पर धीरे धीरे करके रे हर साल में एक एक पैटर्न को सेट करता है। तो मतलब 7 साल में सेट किए गए एक पैटर्न का यूज करके वो चाहे तो टेम्परेचर को कुछ वक्त के लिए रोक सकता है और इस पैटर्न को सेट होने में 7 साल लगे हैं और इसीलिए रे यहाँ पर 7 सालों से इंतजार कर रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है रॉजर की तरफ जहाँ पर वो यहाँ पर ट्रिपलेट की पार्टी में गया होता है। यहीं पर हैना ट्रिपलेट के एक आदमी से कुछ बात कर रही होती है और अब ये ट्रिपलेट जाते हैं रॉजर से बात करने के लिए। वो एक प्राइवेट जगह पे उसे ये बोलते हैं कि उनके जो भी बॉन्ड है वो इलीगल है और रॉजर को यहाँ पर कैसे भी करके उन बॉन्ड्स को व्हाइट बॉन्ड में चेंज करना है। ये काम बहुत ही रिस्की होता है और रॉजर करना नहीं चाहता तो वो यहाँ पर बहाने दे करके टाल रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता। अब जब यहाँ पर पार्टी चल रही है उसी वक्त यहाँ पर रे रॉजर के घर में जाता है। वो यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स को उठा लेता है, उसके कॉन्टेक्ट लेंस पे एक केमिकल डालता है और वहां से निकल जाता है। अब लेंसेज में केमिकल होने की वजह से जब नेक्स्ट डे यहाँ पर जब रॉजर लेंसेज को यूज करता है तो उसकी आंखों में रेडनेस आ जाती
जाती है, जिसके लिए वो आई चेकअप डॉक्टर को बुलाता है। वो डॉक्टर यहाँ पर स्टैन बन करके आता है। स्टैन यहाँ पर आइस को चेक करने के बहाने रॉजर का 3D फेस स्कैन ले लेता है और फिर वो 3D प्रिंटिंग से उसका एक्यूरेट फेस बना लेता है। पर अब यहाँ पर रे को एक बुरी खबर मिलती है। रॉजर को पता चल गया होता है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और कोई यहाँ पर बैक डोर बना रहा है टेम्परेचर को रोकने के लिए। तो वो यहाँ पर पूरे सिस्टम को दोबारा से सही करवा देता है, जिसकी वजह से अब उसके 7 साल की मेहनत बेकार हो गई और इस हाइस्ट को अब उन्हें यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। रे का बदलाव अधूरा रह जाएगा, ये देख कर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जाता है एक सोना में रॉजर को मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर रॉजर की बातों से उसे एक आइडिया आता है। असल में रॉजर तो बस ऐसे ही ज्ञान झाड़ रहा होता है, लेकिन रे को एक आइडिया मिल जाता है। रॉजर यहाँ पर रे की शक्ल देख पाए इससे पहले रे वहाँ से निकल जाता है। अब रे यहाँ पर जाकर के अपनी टीम को ये बोलता है कि वॉल्ट के जस्ट ऊपर एक टनल है जिससे कि बहुत सारा पानी आएगा। अगर वो लोग टनल को ब्लास्ट कर दे तो ऊपर से सारा पानी नीचे वॉल्ट के अंदर भरने लगेगा। पानी ज्यादा भरने की वजह से टेम्परेचर मशीन अपने आप ही बंद हो जाएगी और इससे पहले कि वॉल्ट में पूरी तरह से पानी भरे वो लोग वहाँ से चोरी करके निकल सकते हैं। उनका प्लान बनने के साथ में उनकी हाइस्ट की प्लानिंग दोबारा से शुरू हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड कलर व्हाइट, द हाइस्ट। यहाँ पर वो लोग रेडी हो जाते हैं। एक बिल्कुल डुप्लीकेट वैन भी बन चुकी होती है जिसके अंदर बैठ करके सभी लोग आधी रात में चले जाते हैं SLS कंपनी के अंदर। वो लोग यहाँ पर पीछे वाले रास्ते से अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लोग गार्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक देख करके मार देते हैं। यहाँ पर जूडी रोड के नीचे बने हुए टनल के अंदर जाती है और वहाँ पर केमिकल को डालने लगती है। दूसरी तरफ बाकी सारी टीम वॉल्ट के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वही वॉकिंग वाला रास्ता होता है जिसके लिए वो लोग सबसे पहले अंदर बहुत सारे बीज को भेज देते हैं। इतने सारे बीज के मूवमेंट की वजह से वो मशीन अपने में ही कंफ्यूज हो जाती है और उसी कंफ्यूजन के बीच में रे यहाँ पर बीज से प्रोटेक्टेड सूट पहन के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो 3D स्कैन करने के लिए वही 3D मास्क को यूज करता है और इसके बाद ये सभी लोग अंदर चले गए होते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर वाला ऑप्शन ही बचा होता है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और अगर यहाँ पर एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर सारे अलार्म ट्रिगर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कैमराज होते हैं वो लोग कैमराज पर भी लूप में सेम वीडियो चला रहे होते हैं और ये सब करा होता है हैना ने। जूडी यहाँ पर केमिकल को लगा चुकी होती है तो यहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है और इसी के साथ में सारा पानी वॉल्ट के अंदर जाने लगता है और टेम्परेचर मशीन अपने आप ही रुक जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग वॉल्ट के आगे पहुंच जाते हैं और बॉब और स्टैन यहाँ पर एक वॉल्ट को ओपन करने लगते हैं। वो लोग वॉल्ट को ओपन करते हैं, अंदर से सारे बॉन्ड्स को देखते हैं और सारे बॉन्ड्स को एक मशीन के ऊपर रख करके ऊपर भेजने लगते हैं। ऊपर यहाँ पर जूडी भी अब तक अंदर आ चुकी होती है और वो यहाँ पर सारे बॉन्ड्स के बॉक्सेस को ले लेती है जो कि काफी ज्यादा भारी होते हैं और ढेर सारे होते हैं और इन बॉन्ड्स को वो लिफ्ट के अंदर रख देती है। अब लिफ्ट यहाँ से सीधे ऊपर जाएगी जहाँ पर आरजे को सारे बॉन्ड्स को लेने हैं और ट्रक के अंदर डाल देना है। लेकिन इसी बीच ये लिफ्ट यहाँ पर बीच में ही रुक जाती है और इसे रोकने वाली हैना होती है। हैना यहाँ पर सारे बॉन्ड्स को अपने पास में रख लेती है और उनकी जगह खाली पेपर्स बिछा देती है। खाली पेपर्स के ऊपर वो एक एक रियल बॉन्ड रख देती है और दोबारा से बॉन्ड के बॉक्सेस को लिफ्ट के अंदर डाल देती है। यहाँ पर सारे नकली बॉन्ड आरजे को मिल जाते हैं और वो बिना चेक किए उन्हें ऐसे ही ट्रक के अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर अब्बासी को देखते हैं जो कि एवा के कहने पर बिल्डिंग के ऊपर नजर रखती है और अब यहाँ पर एवा उसे टेक्स्ट करके ये बताती है कि वो लोग 59th फ्लोर पर है और अब्बासी यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में 59th फ्लोर पर पहुंच जाती है पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता और यहाँ से वापस नीचे जाने के लिए लिफ्ट भी खराब होती है और अब्बासी इसी फ्लोर पर अटक जाती है और यही एवा का प्लान होता है। और अब जब यहाँ पर वो सभी लोग सारे बॉन्ड निकाल चुके होते हैं तब यहाँ पर रे बोलता है कि एक आखिरी लॉकर बचा है जो कि रॉजर का है और उसे वो वाला लॉकर भी ओपन करना है। अब बॉब यहाँ पर ये बोलता है कि वो ऊपर जा रहा है तो स्टैन और रे यहाँ पर मिलकर के उस लॉकर को ओपन करते हैं और इसके बाद स्टैन वहाँ से निकल जाता है। एवा भी यहाँ से चली जाती है और अब यहाँ पर सिर्फ रे बचा है और तभी उससे मिलने के लिए उसकी बेटी हैना आती है। हैना यहाँ पर उसे सारी बातें बता देती है कि उसने जानबूझ करके सारे बॉन्ड्स ले लिए और इसका रीजन वो ये बताती है कि वो अपने पिता को बचाना चाहती है। उसे बहुत अच्छे से पता है इतने स्ट्रॉन्ग लोगों से पंगे लेने पर क्या होगा और हैना का यहाँ पर प्लान है कि वो सारे बॉन्ड दोबारा से उन्हीं तीनों को वापस कर देगी जिसके ये रियल में बॉन्ड्स होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने तो बॉन्ड चोरी हो चुके हैं तो वो ट्रिपलेट यहाँ पर इंश्योरेंस के थ्रू और भी पैसे कमा सकते हैं और बॉन्ड भी उनके पास में होंगे और इसके बदले में वो लोग हमेशा के लिए उन सबको जिंदा छोड़ देंगे, उनके पीछे नहीं आएंगे। और ये डील उसने ट्रिपलेट से उसी दिन कर ली थी जब पार्टी में वो ट्रिपलेट से बात कर रही थी। इतना बोल करके हैना वहाँ से निकल जाती है और अब बॉब अपना आखिरी काम शुरू करता है। वो रॉजर के ऑफिस में से रॉजर का प्रिंट यूज करके रॉजर की एक चाबी को निकाल लेता है जिस चाबी को यूज करके वो लॉकर के अंदर बने हुए एक दूसरे लॉकर को ओपन करता है और इसके अंदर वो ब्रीफ केस होता है। इस ब्रीफ केस के अंदर वही वाली ज्वेलरी
ज्वेलरी है जो कि सालों पहले उसने रे के साथ में चुराई थी जब रे की वाइफ की डेथ हो गई थी। पकड़े जाने के डर से यहाँ पर रॉजर ने कभी भी ज्वेलरी को कहीं पर भी बेचा नहीं था और हमेशा अपने पास में ही रखा था। उस चोरी का एक नेकलेस अभी भी रे के पास में होता है जो कि उसने उसी वक्त चुराया था जब वो चोरी कर रहा था, और आज यही नेकलेस वो उसके ब्रीफ केस के ऊपर रख देता है और वहाँ पे दोबारा से वॉल्ट को बिल्कुल वैसे ही बंद करके निकल जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के बाहर की तरफ। यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर हम ये देखते हैं कि जब बॉब बाहर निकला था तब उसका यही प्लान था कि वो अपनी वाइफ को लेकर के, सारे बॉन्ड्स को लेकर के, सबको छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन तभी उसके सामने आरजे आ जाता है। बॉब यहाँ पर आरजे को शूट करने वाला था लेकिन इसके पहले आरजे ही उसे शूट कर देता है, पर इससे बॉब मरता नहीं है। लेकिन अब जब यहाँ पर आरजे दोबारा से बॉब को शूट करने वाला था कि तभी यहाँ पर पीछे से जूडी आकर के आरजे को शूट करके मार देती है। वो लोग यहाँ पर उसकी बॉडी को डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं और वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पीछे से स्टैन आ जाता है। अब स्टैन और बॉब के बीच में गन फायरिंग चल रही थी और जब यहाँ पर जूडी को ये दिखता है कि बॉब यहाँ पर स्टैन को मार देगा तो वो बॉब को ही मार देती है उसकी सांस रोक के, और वो जूडी के साथ वहाँ से भाग जाती है। पर बॉब असल में जिंदा होता है, पर उस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उस वक्त कुछ कर नहीं सकता और वैसे ही पड़ा होता है। और अब जब यहाँ पर सारे भाग चुके होते हैं कि तभी वहाँ पर एवा आती है। एवा को ट्रक दिखता है, बॉन्ड दिखता है, लेकिन वहाँ पर और कोई भी होता नहीं है तो वो यहाँ पर ट्रक को लेकर के निकल जाती है और सबसे लास्ट में वहाँ से रे निकलता है। दूसरी तरफ अब तक यहाँ पर रॉजर को पता चल चुका होता है कि उसके वॉल्ट में चोरी हो रही है, क्योंकि 59 फ्लोर पर ही वो कैमरा का सेटअप होता है जिसके थ्रू उन्होंने वीडियो को लूप पर चला करके रखा था। और जब यहाँ पर अब्बासी को दिखता है कि वो फ्लोर से बाहर नहीं जा सकती तो वो पूरे कैमरा सेटअप को खराब कर देती है। और अब तक रॉजर यहाँ पर रियल फुटेज देख पा रहा था। उसने किसी की भी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो भाग करके अपनी कंपनी के पास में आ रहा होता है और उसने हैना को भी बुला लिया होता है जो कि पहले से ही वहीं पर ही होती है। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड कलर रेड आफ्टर द हाइस्ट। यहाँ पर सभी लोग गैरेज में जाकर के मिलते हैं जहाँ पर कोई भी ट्रक लेकर के पहुंचा नहीं होता है, क्योंकि एवा का पीछा अब्बासी कर रही होती है और एवा यहाँ पर ट्रक को लेकर के भाग रही होती है। रे को यहाँ पर सारी बातें पता है। उसे पता है कि बॉन्ड जो आएंगे वो नकली होंगे और अब किसी को कोई भी पैसे मिलने नहीं वाले, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एक्टिंग करता है जैसे कि बॉन्ड रियल आने वाले हैं। यहाँ पर सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि तब तक यहाँ पर एवा आ जाती है। एवा बताती है कि FBI उसके पीछे है। दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं जो कि अपने आदमी को काम देता है कि उसे कैसे भी करके चोरी करने वालों को पता लगाना है, वरना वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर यहाँ पर चोरी करते वक्त कुछ ऐसा सामान होता है जो वो लोग भूल गए होते हैं और जल्दीबाजी में लेकर के जा नहीं पाए होते हैं। उसी में से एक होता है स्टैन का चश्मा। स्टैन के चश्मे को देख करके रॉजर को याद आता है कि उसने आई टेस्ट के लिए जिस डॉक्टर को बुलाया था उसके पास भी सेम चश्मा था। इससे वो कैमरा रिकॉर्डिंग को चेक करके स्टैन की शक्ल को देख लेता है और अब वो स्टैन की कार के नंबर से उसके घर का पता भी लगा लेता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। उसके घर तक यहाँ पर रॉजर का आदमी जाता है। वो यहाँ पर जाकर के स्टैन की वाइफ और माँ को मार देता है और स्टैन का पता लगा लेता है। अब वो यहाँ पर गैरेज की तरफ को निकल जाता है। गैरेज में वो लोग जाकर के सबके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन स्टैन, जूडी, एवा और रे ये चारों कैसे भी करके रॉजर के आदमियों को मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ FBI रॉजर के आदमी मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और यहाँ पर वो लोग रॉजर के वॉल्ट को भी चेक करते हैं और रॉजर के वॉल्ट में उन्हें सालों पहले चोरी हुई ज्वेलरी मिल जाती है। रॉजर के ऊपर केस चलता है और उसे 20 साल की सजा हो जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जिसका नाम है 6 मंथ लेटर। यहाँ पर बॉब जिंदा है और बहुत ज्यादा गुस्से में। गले के ऊपर चोट लगने की वजह से वो बोल नहीं सकता। अब वो यहाँ पर मिलने के लिए जाता है रॉजर से। वो बताता है कि वो भी उन लोगों में से एक था जिसने कि उसके वॉल्ट में चोरी की है और अगर वो चाहे तो हर किसी को वो मार देगा, लेकिन बदले में उसे बॉन्ड्स का 50% चाहिए। रॉजर इसके लिए मान जाता है और ये कहता है कि वो 20,000 रुपए देगा, लेकिन रे को मार दो। अब 20,000 रुपए के लिए बॉब मान जाता है और वो यहाँ पर 2 लोगों के साथ में जाता है और उन लोग का पता लगाने लगता है। वो यहाँ पर एवा के एक आदमी ज़ेवियर से मिलता है और उसे मार देता है। उस आदमी के थ्रू उसे एवा और रे के बारे में पता चला होता है। रे की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है और अब उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे होते हैं। वो सही से चल भी नहीं पा रहा और यहीं पर दूसरे शहर में जूडी और स्टैन रह रहे होते हैं। वो दोनों यहाँ पर छोटी मोटी चोरियां कर रहे होते हैं, पर स्टैन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो इस चोरी से बहुत ज्यादा डर गया होता है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन अब क्योंकि उनके पास में पैसे खत्म हो रहे हैं और यहाँ पर उन्हें अभी भी बिलीव होता है कि सारे बॉन्ड रे के पास में है और रे यहाँ पर उन्हें उनका परसेंट जरूर देगा, लेकिन बॉन्ड उसके पास में नहीं होते हैं और वो लोग यहाँ पर ऐसे ही पैसों का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास में पैसे खत्म हो रहे हैं तो जूडी यहाँ पर स्टैन को अपनी एक ज्वेलरी देती है बेचने के लिए। ये ज्वेलरी भी चोरी की है जो कि बॉब ने उसके लिए चोरी करी होती है। स्टैन यहाँ पर उस ज्वेलरी को चोरी करने के लिए एक शॉप में जाता है और शॉप
शॉप का ओनर उस ज्वेलरी को पहचान लेता है और वो FBI को रिपोर्ट कर देता है। अब्बासी अभी भी इस केस के ऊपर काम कर रही होती है और फाइनली उसे एक लीड मिल जाती है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो कि जाकर के यहाँ पर एवा के घर पे अटैक कर देता है। एवा यहाँ पर उनके 3 लोगों में से एक लोग को मार देती है, लेकिन इन दी एंड पकड़ी जाती है। एवा की नैनी और रे, इन तीनों को ही बंदी बना लिया जाता है। पहले तो बॉब यहाँ पर बॉन्ड के बारे में पूछता है, लेकिन किसी के पास भी पैसे तो होते नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रे के पास में मिला करके $1,00,000 होते हैं। वो ये सारे पैसे बॉब को दे देता है और इसके बाद बॉब ये बोलता है कि उसे स्टैन और जूडी का पता चाहिए। बॉब की ईगो हर्ट हो गई है कि उसकी वाइफ स्टैन के पास में कैसे चली गई और अब वो स्टैन को मारना चाहता है। रे के पास में कोई भी ऑप्शन होता नहीं है, तो वो यहाँ पर स्टैन के नंबर पे कॉल करता है और उसे ये बोलता है कि वो उससे मिलने के लिए और उसे पैसे देने के लिए आने वाला है और उसे उसी के शहर के मतलब साउथ कैलिफोर्निया के बीच के साइड में बुला लेता है। बॉब यहाँ पर साउथ कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है और अपने एक आदमी को वहाँ पर छोड़ के जाता है। वो ये बोलता है कि अगर उसका कॉल बैक ना आए तो फिर एक एक करके सबको मार दो। और बॉब यहाँ पर निकल चुका होता है साउथ कैलिफोर्निया के लिए। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जूडी और स्टैन यहाँ पर जल्दी जल्दी में तैयार हो रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पर रेडी होके सुबह सुबह बीच साइड बने कैफे में जाते हैं और वहाँ पर टाकोस खा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अब्बासी को। असल में यहाँ पर रे ने अब्बासी को कॉल करके बोला होता है कि वो बीच पर आने वाला है। अब्बासी उससे मिलने के लिए बीच पर गई होती है अपने पार्टनर के साथ में और यहाँ पर उसे बॉब दिखता है। वो बॉब को पकड़ने के लिए जाती है तो बॉब उसके ऊपर शूट करने का ट्राई करता है, तो अब वो बॉब को ही शूट कर देती है और बॉब की वहीं पर डेथ हो जाती है और रे का यही प्लान होता है। पर दूसरी तरफ यहाँ पर उस आदमी से लड़ते हुए जो कि यहाँ पर उन तीनों को बंदी बना करके रखा हुआ था, एवा और उसकी नानी की भी डेथ हो जाती है। और अब हम देखते हैं जूडी को, जिसने कि दूर से बॉब की कार को देख लिया होता है क्योंकि कैफे और बीच दोनों पास पास है। वो यहाँ पर कार के अंदर खून के स्टेन देखती है और यहीं पर उसे पैसों से भरा हुआ बैग दिखता है जिसमें $1,00,000 होते हैं। अब इतने पैसे लेने के बाद में उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो सामने एक ओपन रोड पर $1,00,000 लेकर के निकल जाए, नहीं तो वो वापस जाए स्टैन के साथ में और वो स्टैन के साथ में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे इन्हीं पैसों से। लेकिन जूडी यहाँ पर हर बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलती है, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल होता है वही करती है। तो वो यहाँ पर $1,00,000 लेकर के अकेले ही निकलने का प्लान करती है। हमें उसे निकलते हुए दिखाया नहीं जाता है, पर यहाँ पर 95% चांसेस है कि वो यही डिसीजन लेगी और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर रे को देखते हैं जो कि फाइनली अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करता है। उसकी बेटी यहाँ पर शहर से दूर जंगल के पास में रह रही होती है और वहाँ पर सेफ होती है। जिस वक्त ये हाइस्ट चल रही थी उस वक्त उसकी बेटी प्रेग्नेंट भी थी, तो अब उसकी एक छोटी सी बेबी हो गई है। अब उससे बात करने के बाद में रे जाता है रॉजर से बात करने के लिए। रॉजर यहाँ पर उसे यही सब बोलता है कि इतना सब कुछ करने के बाद में उसे क्या मिला, न पैसे मिले न खुशी मिली और एक एक करके सभी लोग मारे भी जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर रॉजर चाहे तो बहुत आसानी से वो हाइस्ट किसने की ये सारी बातें पुलिस को बता सकता है और फिर रे भी उसी की तरह जेल में होगा। पर रे यहाँ पर उसे ये बोलता है कि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है। और इसके बाद वो ऐसे ही अकेले जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से एक अननोन आदमी आता है और रे को शूट करके मार देता है। ये मारने वाला आदमी कौन है ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इसने वही टी शर्ट पहन करके रखी होती है जो रॉजर का बेटा भी पहनता है, तो ऐसा हो सकता है कि रॉजर का बेटा ही हो। इसके बाद हम देखते हैं अब्बासी को। अब्बासी लगातार इस केस के पीछे पड़ी होती है। बॉब को मारने के बाद में भी वो बॉन्ड के बारे में पता लगाना चाहती है कि सारे बॉन्ड किसके पास हैं और अगर यहाँ पर इतने सारे बॉन्ड चोरी हुए हैं तो ट्रिपलेट कोई भी आंसर क्यों नहीं कर रहा। ट्रिपलेट इसलिए कुछ नहीं बोल रहा होता है क्योंकि उन्हें तो सारे बॉन्ड मिल चुके हैं, लेकिन FBI एजेंट अब्बासी को ये बात हजम नहीं हो रही और वो लगातार ट्रिपलेट से सवाल जवाब कर रही होती है और उसके इतने ज्यादा दखल देने से परेशान होकर के वो ट्रिपलेट अब्बासी को भी मरवा देते हैं और इसी एंडिंग में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इस सीरीज का नाम है कैलाइडोस्कोप, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।